हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो एक क्वेश्चन को देख रहे हैं ये है सीडीपीओ मेंस जीएस पेपर टू। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और अगर 63rd का मेंस से तुलना करेंगे तो उससे कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अप्लाइड है, ज़्यादा इसमें काफ़ी डायमेंशन को कवर किया जा रहा है। और कंपेरेटिवली कहा जाए तो थोड़ा टफ भी कर सकते हैं 63rd के मेंस से। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि पॉलिटी का हो गया। रिव्यू एंड जस्टिफाई जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मतलब प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता के औचित्य की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा न्यायिक सक्रियता क्या है और अति न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी पब्लिक जो है जुडिशरी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जुडिशरी के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने हक के लिए उन लोग डिमांड करते हैं। तो मतलब इसमें न्यायिक भागीदारी हो गया जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में न्यायिक सक्रियता, लोग कितने जानते हैं न्याय के बारे में। तो न्यायिक सक्रियता तो ये मानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रिजर्वेशन और उसके बचाव में, उसको प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल्स के रूप में जाना जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जो है कि एक आता है अलग दूसरा जो टर्म है वो अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब अति न्यायिक सक्रियता। अति न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया कि न्याय, जब न्यायिक सक्रियता जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो ये किस हद तक डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रिजर्व कर रहा है या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कुछ हद तक ये अफेक्ट भी कर रहा है, प्रभावित भी कर रहा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब सिंपल यही समझें कि जुडिशरी का दायरा जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ाया गया है। पर जुडिशरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब बना रहे थे तो जुडिशरी को एक अलग रखा गया था एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। अभी जो है जुडिशरी अपना दायरा बढ़ाते हुए अब एक्सिक्यूटिव में भी इंटरफेरेंस करता है। बहुत जगह ऐसे चीज, ऐसे केसेज आते हैं जहां पर कि जुडिशरी जो है अपना डिसीजन इस आधार पे रद्द कर देता है एक्सिक्यूटिव का कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स, बेसिक चीज को वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीज है क्या, उसको अभी तक पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। तो कह सकते हैं कि जुडिशियल, अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा दायरा बढ़ाया है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आप दोनों इसको कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आप इसको रिसेंट का कुछ ऐड करते हुए दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन है क्या, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और रिव्यू द मेन कॉन्स्टेंट इन इट्स प्रॉपर सक्सेस। स्वच्छ भारत मिशन है क्या और इसकी समुचित सफलता में आने वाली मुख्य बाधाओं का समीक्षा कीजिए। 38 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आप बना सकते हैं। तीसरा है विमुद्रीकरण का असंगठित, खुदरा और कृषि जैसे विशेष क्षेत्रों में पड़ने वाले तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तात्कालिक प्रभाव आपको बताना है कि जो भी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र पे इस पे काफी बुरा असर पड़ा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो तात्कालिक कारण जो है आपको बताना, तात्कालिक प्रभाव क्या किस प्रकार का पड़ा है विमुद्रीकरण का, उसको आप पॉइंट गिनाएं। उसमें 5-6 जो भी पॉइंट आपको आता है उसको आप अच्छा से इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है कि ये सही हो सकता है, कुछ हद तक सही हो सकता है। कैसे सही होता है उससे संबंधित पॉइंट को आप लिखे। तो विमुद्रीकरण का जो है असंगठित, खुदरा जो अनऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल सेक्टर है और एग्रीकल्चर, ये दोनों के लिए आपको तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव का आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा था। चौथा क्वेश्चन देखें, वो था राइट टू प्राइवेसी को। राइट टू प्राइवेसी जो है इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का। ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का अंतरंग भाग है, इसका विवेचना करना। तो इसको तो बहुत अच्छा सा तैयार किया, क्योंकि काफी ज्यादा इशू चर्चा में था राइट टू प्राइवेसी जो कि इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का। 21 में इसको ऐड किया गया है। तो इस चीज को आप बना सकते हैं अगर आप इसको किए हैं तो। नहीं तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, 4 में से आप 3 क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अगला देखें जो कि इकोनॉमिक सेक्शन में हो गया। मशीनें मनुष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। देश में शिक्षित एवं कुशल युवकों की बेरोजगारी कम करने के लिए भारत में श्रम प्रधान लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करना जरूरी है। तथ्यों सहित व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है मनुष्य, मशीनें जो है मनुष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, ये स्टेटमेंट है। देश में शिक्षित और कुशल युवकों की बेरोजगारी कम करने के लिए भारत में श्रम प्रधान लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहित करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और इसी तथ्यों सहित इसको व्याख्या देना, मतलब इसमें आपको डाटा भी डालना होगा। यहाँ पर फैक्ट मांग रहा है तो उस चीज को आप इंक्लूड करते हुए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है
उन सारी चीज़ों पे आप इसको अच्छा से व्याख्या करके लिख सकते हैं। छठा देखें, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सिंपली द डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज एट डिफरेंट प्लेसेज। मतलब इसको हिंदी में समझे, लोगों विकेंद्रीकरण साधारणतः उद्योगों का विभिन्न स्थानों पर छितराव मात्र नहीं है, थोड़े से लोगों के हाथों की अपेक्षा बहुत से लोगों के बीच स्वामित्व का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। क्यों और कैसे? तो क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा उलझाऊ है, काफी ज्यादा आपको इसको काफी अच्छा से समझना होगा, इसको लाइन बाय लाइन। विकेंद्रीकरण साधारणतः उद्योगों का विभिन्न स्थानों पर छितराव मात्र नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब उसका कहीं रीजनलाइजेशन नहीं हो, कहीं एक जगह पर्टिकुलर एरिया में ही सारे इंडस्ट्रीज नहीं हो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है उद्योगों का सिर्फ छितराव ही नहीं है, बल्कि उसका और भी उससे कहीं ज्यादा उसका वैल्यू है। कैसे है? थोड़े से लोगों के हाथों की अपेक्षा बहुत सारे लोगों के बीच में स्वामित्व का विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत जगह फैला हुआ लेकिन उसका जो स्वामित्व है बहुत थोड़े लोगों के पास है, बल्कि इनका कहना है कि जो स्वामित्व है, जो उसका मालिक है, वो काफी ज्यादा एरिया में ज्यादा, मतलब बहुत से लोगों के बीच में मालिकाना हक का विकेंद्रीकरण जो है उसको भी जरूरत है। अब कैसे जरूरत, इसके बारे में आप जो पूरा कहानी को आप इसको लिख सकते हैं। पहले आप सबसे पहले तो क्वेश्चन का आप मीनिंग को समझें, मीनिंग समझेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से रीजनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे था। ये बेसिकली ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था, ज्योग्राफी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी इसको ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में विकास योजनाएं प्रशासन आधारित राज्य इकाइयां न होकर भू आर्थिक क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति इस हेतु उपयुक्त है? यदि नहीं तो वैकल्पिक नीति का सुझाव दीजिए। तो भारत में विकास योजनाएं प्रशासन आधारित राज्य इकाइयां न होकर भू आर्थिक क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि प्राकृतिक साधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। क्या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द राइट स्ट्रेटजी? क्या ये सही है? इस नीति क्या उपयुक्त है? और अगर नहीं है तो फिर इसका कोई अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी बताइए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। और इसको आसान नहीं कर सकते, इसको आप एक एक लाइन को अगर समझेंगे तभी जाके इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं कि भारत में विकास योजनाएं प्रशासन आधारित राज्य इकाइयां न होकर भू आर्थिक क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए। इस सारी मीनिंग को आपको समझना जरूरी है। उसके बाद में देखें, भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक 10.7% यानी ग्रोथ रेट की बात किया जाए, विकास दर हासिल करने के दावे के बावजूद बिहार से अन्य राज्य एवं NCR की ओर श्रमिकों के मौसमी पलायन की दर में वृद्धि हुई है। यहाँ पे बात किया जा रहा है माइग्रेशन का, जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है, जो कि सीजनल माइग्रेशन ऑफ लेबर है। मतलब एक समय आता है कि जब किसी कार्य जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में लोग माइग्रेट करते हैं कहीं और काम की तलाश में, तो मौसमी पलायन की दर में वृद्धि हुई है। बिहार से श्रम पलायन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस विरोधाभास की आपको व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको पूरा समझाना है। तो शुरू का जो है आपको स्टेटमेंट है जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा कि ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा होने के बावजूद पलायन क्यों हो रही है। इसके आपको बहुत सारे फैक्टर्स को आपको समझाना है और बिहार से श्रम पलायन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। यानी बिहार से श्रम पलायन का जो स्थिति है इसके संदर्भ में आपको बताना है कि ये किस प्रकार विरोधाभास है, इसको व्याख्या कीजिए। साइंस एंड टेक में देखेंगे तो साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा है, यूएसए तथा चीन शिक्षा तथा सेना पे अधिक बजट खर्च करते हैं, क्या हमारे भारत को यह नीति अपनानी चाहिए? या तो हाँ या ना, इस पर उपयुक्त कारण सहित उत्तर दीजिए। तो मतलब अगर यूएसए और चीन जो है शिक्षा और सेना दोनों पर अधिक बजट खर्च करता है तो क्या ये हमारे भारत के लिए नीति अपनानी चाहिए? अगर हाँ तो उस पर आपको कारण देना, अगर नहीं तो उस पर कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे दोनों टाइम ऐड किया, शिक्षा और सेना। शिक्षा पे अधिक बजट जरूरी है, क्यों जरूरी है तो उसके बारे में आप पॉइंट आप आराम से गिना सकते हैं। सेना पे भी बजट की जरूरत है, क्यों है तो भी जरूरत है। लेकिन क्या एग्जैक्ट इन नीति को अपनाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का और यूएसए का और चाइना का कंडीशंस डिफरेंट है। तो इसमें कारण बताना है हाँ या ना, दोनों में से किसी जो भी कारण है उसके कारण आपको हाँ या ना पे बताना है। क्या इंडिया को इतना खर्च करना चाहिए? यदि हाँ तो उस पर कारण दीजिए, नहीं तो उस पर कारण दीजिए। 10वां, अभी भी शोध घटक को भारत में स्थापित ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसे महान भारत बनाने के लिए इसकी विवेचना पूर्वक विस्तार पूर्वक कीजिए। स्टिल देयर इज नीड फॉर रिसर्च कंपोनेंट टू बी कपल्ड विथ एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया
इन ऑर्डर टू मेक ग्रेट इंडिया डिस्कस इन, मतलब अभी भी जो रिसर्च कंपोनेंट है, शोध घटक जो है, भारत में स्थापित ब्रिटिश शिक्षा पद्धति, जो ब्रिटिश काल के समय से जो शिक्षा पद्धति चला रहा है, उससे जोड़ने की जरूरत है। और क्या इसे महान भारत बनाने के लिए सफिशिएंट है, ये काफ़ी है। तो इसको आपको विवेचना करना है विस्तार पूर्वक। तो विस्तार पूर्वक आपको विवेचना करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं कि जो जीएस पेपर 2 था सीडीपीओ का, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड पूछा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इसको बहुत अच्छा पकड़ होगा और बहुत अच्छे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, तभी इसको क्वेश्चन को लिखना संभव हो पाएगा। किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी नई पीढ़ी के सामाजिक जीवन स्तर व स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है? मोबाइल के सामने बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ संपूर्ण लेखा दीजिए। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका जो हमारा सामाजिक जीवन स्तर पे और स्वास्थ्य पे किस प्रकार हानि पहुंचाता है, इसके बारे में आपको पॉइंट गिनाना है। तो आप इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सभी जुड़े हुए हैं और इसका जानते हैं कि हमारे लाइफ पे, जीवन स्तर पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य को कैसे नुकसान करता है। 12वां क्वेश्चन देखें, आप बिहार राज्य को भारत की गुणवत्ता श्रेणी में कहाँ रखते हैं? मतलब वेयर डू यू कीप बिहार स्टेट इन मेरिट लिस्ट ऑफ इंडिया? मतलब भारत की गुणवत्ता श्रेणी में बिहार राज्य को आप कहाँ पर रखते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा है, बिहार राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की सरकार की नीतियों का विवेचना कीजिए। तो बिहार राज्य में भ्रष्टाचार को कम करना और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की जो नीति है, उसको आपको विवेचना करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और ये अप्लाइड से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि जो सीडीपीओ का जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप तैयार कर लेगा। 64th मेंस आप देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से तैयार करें, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि 64th के लिए क्या पैटर्न हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो कैसे ये पैटर्न अपने आप को ढालते चला जा रहा है, चेंज करते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहा है। और अभी जो है, स्टूडेंट को एनालिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पे आप सोचें, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कुछ भी देश में घटना हो रही है, मतलब कुछ भी अगर देश में घटना हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सभी जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आता है, उसको समझिए और एनालिटिकल पावर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा 64th में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि 64th का भी देखने से लग रहा है कि बिल्कुल इसी प्रकार का वो सिलेबस क्वेश्चन जो है सेट करेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।